मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है ना। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जान लीजिए इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? विस्थापन धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विस्थापन धारा की बात करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं ना, वो चैनल को लाइक कर देंगे एक बार। ठीक है ना। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता सकें, क्योंकि आप लाइक कर दें तो हमें एनर्जी मिलती है कि हाँ हम और बच्चों को अच्छी तरीके से बता सकें। ठीक है ना, ताकि हम आपको और समझा सकें। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत चालक में, विद्युत चालक का मतलब क्या होता है? सभी लोग तुरंत कमेंट करेंगे कि विद्युत चालक का मतलब क्या होता है। जिसमें हम विद्युत का प्रवाह कर सकें। क्या कर सकें? जिसमें हम क्या कर सकें? विद्युत का प्रवाह कर सकें। ठीक है ना। तो जब किसी विद्युत चालक में विद्युत क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में जो धारा विस्थापित होता है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है? जब किसी विद्युत चालक में विद्युत क्षेत्र के द्वारा, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? विद्युत चालक है जिसमें हम धारा को प्रवाह कर सकें, उसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में धारा विस्थापित होता है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जब उसमें धारा क्या होगा? विस्थापित होगा। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब धारा जाएगी तो उसके क्या कहेंगे? विस्थापित होता है तो उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। सेम टू सेम वही मॉड्यूल है आपके लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ आई करंट चल रही, यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो जगह हुआ है आपका हो जाएगा विस्थापन, उसका हो जाएगा। ठीक है ना। माना परिपथ में dt समय में परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो, d फाई e हो तो क्या करा है? माना परिपथ में dt समय में, कितने समय में? dt समय में परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स d फाई e हो तो id बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। क्या हो जाएगा? id बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। ठीक है ना। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसमें एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यह आपका हो जाएगा निर्वात या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना। I बराबर क्या हो जाएगा? आई डी प्लस आई सी, या आई सी बराबर 0, या I बराबर आई डी प्लस आई 0, या I बराबर आई डी। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला हम बात करेंगे मैक्सवेल समीकरण की बात करेंगे। ठीक है ना। तो मैक्सवेल समीकरण किसे कहते हैं? केस फर्स्ट की देखेंगे तो विद्युत संबंधी गॉस का प्रमेय। मैक्सवेल समीकरण इसी से निकालें। गॉस का प्रमेय क्या होता है? फाई बराबर ई ए, समीकरण नंबर, या फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का प्रमेय है आपका। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर फाई। समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं? फाई के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? फाई के बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर फाई। समीकरण नंबर 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, ये आपका प्लस आवेश है, ये आपका माइनस आवेश है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए चुंबक संबंधी गॉस का प्रमेय क्या होता है? तो फाई बराबर क्या होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। तो क्यू बराबर क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0, या फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2, या फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए
और फाई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए समीकरण नंबर 3, या इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से बात करेंगे तो फाई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए समीकरण बराबर 0। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान एल। क्या हो जाएगा, ई बराबर वी अपान एल, या वी बराबर ई इंटू एल, या वी बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल बराबर समीकरण नंबर 1, या ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं ध्यान जाएगा मैं पहुँचूँ माइनस डी फाई अपान डी टी, या वी बराबर ई। ठीक है ना, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपान डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक है ना। केस फोर्थ की बात करेंगे तो एम्पियर मैक्सवेल समीकरण की बात करेंगे। इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू इंटू आई। ठीक है ना, म्यू 0 इंटू आई समीकरण नंबर 1, या आई बराबर आई सी प्लस आई डी, या इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई सी प्लस आई डी, या इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई सी प्लस म्यू 0 आई डी, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई सी प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, या डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान दीजिएगा, विद्युत और चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न हो रही हैं तरंगे उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हम किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हम किसे कहेंगे, विद्युत और चुंबक के द्वारा उत्पन्न तरंगों को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। तो तरंगों के स्रोत की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा। तो तरंगों के स्रोत निम्नलिखित हैं। इनके स्रोत कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आवेश क्या है, स्थिर है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। यदि कोई आवेश एक समान चाल से गतिशील हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कर रहा है, यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय चाल से गतिशील हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना। यदि कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील होता है, यदि क्या करा, यदि कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील होता है तो उसके चारों ओर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है तथा इसके साथ साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तरंगों के स्रोत का कारण परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्तित विद्युत क्षेत्र में, या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में होता है। कहने मतलब जो तरंगों का स्रोत होता है वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्तित विद्युत क्षेत्र में, या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ये आपको ध्यान देना। यह फिगर आप देख लीजिए। मान लीजिए हमारी क्या है, यहाँ पर अधिकतम चाल होगी, यहाँ पर न्यूनतम चाल होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो उसको खींचेगा, तो यहाँ पर जो चाल आएगी मैक्सिमम होगी, फिर जाएगा, फिर कम होगी, फिर इसी तरीके से यहाँ घूमता रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तरंगों की प्रकृति की बात करेंगे। तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी तरंगे जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र को क्या करती है, परिवर्तित मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, अलग अलग, हर जगह क्या हो, अलग अलग विद्युत क्षेत्र आपको देखने को मिले। तो ऐसी तरंगे जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं, किसमें, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग को मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों क्या कहते हैं, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर आप देखेंगे तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो क्या है, आपको चुंबकीय क्षेत्र देखेगा, नीचे देखेंगे तो आप विद्युत चुंबकीय, ऊपर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र दिखेगा, नीचे आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा। इस तरीके से एक बार ऊपर नीचे, एक बार ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, एक बार नीचे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वाई अक्ष के अनुदिश अगर हम लेते हैं तो वाई अक्ष अनुदिश ई वाई बराबर ई साइन एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी, के बराबर 2 पाई अपान लैम्डा, या ई जीरो बराबर के एक्स माइनस के अपान के ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, के अपान के ओमेगा टी। मतलब ऊपर हम के का गुणा करेंगे, नीचे के का भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ई वाई बराबर ई जीरो साइन के इंटू एक्स माइनस ओमेगा अपान के इंटू टी, या ई वाई बराबर ई जीरो साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा के इंटू टी। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 की यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे जेड अक्ष के अनुदेश। तो जेड अक्ष के अनुदेश कहते हैं बी जेड बराबर वी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी,
या बी जेड बराबर बी जीरो साइन के यक्स माइनस ओमेगा के इंटू टी, या बी जेड बराबर बी जीरो साइन 2 पाई अपान लेमडा यक्स माइनस ओमेगा अपान आर इंटू टी। समीकरण नंबर 2, या इसलिए ओमेगा अपान के बराबर 2 पाई एफ अपान 2 पाई अपान लेमडा, या बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपान 2 पाई एफ इंटू लेमडा, या एफ इंटू लेमडा बराबर एफ बराबर 1 अपान टाउ, या ओमेगा अपान के बराबर लेमडा अपान टी बराबर सी, या लेमडा अपान टी बराबर सी, या लेमडा बराबर टी इंटू सी। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। समीकरण 1 और 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ई वाई बराबर ई जीरो साइन 2 पाई अपान लेमडा यक्स माइनस सी इंटू टी, या बी जेड बराबर बी जीरो साइन 2 पाई अपान लेमडा यक्स माइनस सी इंटू टी। मैक्सवेल के समीकरण से क्या हो जाएगा, सी बराबर ई वाई अपान बी जेड, या सी बराबर ई जीरो साइन 2 पाई अपान लेमडा यक्स माइनस सी टी, या बी जीरो साइन 2 पाई अपान लेमडा यक्स माइनस सी टी, या सी बराबर क्या हो जाएगा ई जीरो अपान बी जीरो, या बी जीरो बराबर ई जीरो अपान सी। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, क्या कहेंगे, एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या होती है, यू ई बराबर क्या हो जाएगा हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है ना। एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा तो यू बी बराबर क्या हो जाएगा हाफ बी जेड का स्क्वायर अपान म्यू ज़ीरो। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं एक त्वरित आवेश के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात अथवा मुक्त स्थान में u बराबर 1 अपान अंडर रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं, या c बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक, अगर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दशा को देखा जाए तो वो क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वे क्या होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है ना। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होता है तथा महत्तम मानों को E0 तथा B0 से मतलब जब वो अधिकतम होगा तो वैद्युत क्षेत्र को किसको E0 से और चुंबकीय क्षेत्र को B0 से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिणामों में संबंध निम्नलिखित हैं। C बराबर E अपान B। तो वैद्युत तरंगों में ऊर्जा औसतन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर भाग में बटा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। निर्वात में वैद्युत ऊर्जा का जो घनत्व होता है C बराबर कितना होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी जो वैद्युत है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है ना। चुंबक की बात करें, चुंबकीय ऊर्जा में घनत्व C बराबर हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू ज़ीरो होता है। ठीक है ना। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाशिक वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। जो प्रकाशिक होता है वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो एक्स रेस, वी रेस, एक्स रेस, यूवी रेस। ठीक है ना। जिसे आप क्या कहेंगे विब्जियोर, मतलब आप सन में देखेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना। 7 कलर आपको दिखेंगे, बैगनी और यहाँ पर नील, बैगनी, आसमानी, नीला, ग्रीन, पीला, ऑरेंज और लाल। ठीक है ना। ये आपको 7 कलर देखने को मिलेंगे। अगर हिंदी की बात करें ट्रिक में तो इसको बैनियाह पिनाला कहते हैं, बैनियाह पिनाला कहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे का मतलब जिसमें आप देखिए जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है ना, सेम टू सेम उसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, रेडियो तरंगे कहते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारी रेडियोस चलती हैं तो ऐसी तरंगे, ठीक है ना, जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती है, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी तरंगे जो किसके मध्य होती हैं 3 × 10⁹ मेगा हर्ट्ज। आप सभी लोग नाम सुने होंगे कि 93.5 मेगा हर्ट्ज पर, वहाँ पर मेगा लिया जाता है। ठीक है ना। तो मेगा वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है ना। वहाँ पर मतलब 6 लिया जाता है, 10⁶ ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है ना। इसलिए उसके रेंज में लेते हैं। तो मध्य होती है जिन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं।
इसका उपयोग रेडियो तथा टीवी चैनलों को संचालित करने में प्रयोग किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से कम होती है। ठीक, माइक्रो तरंगे की बात करेंगे तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 3 × 10�9 हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा माइक्रो तरंगे कहते हैं। इनका उपयोग रडार व माइक्रो ओवन जो माइक्रो भट्टियाँ होती हैं उसमें किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻³ मीटर के मध्य होती है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अवरक्त किरणें की बात करेंगे। अवरक्त किरणें किसे कहते हैं? ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज के बीच होती है उसे अवरक्त किरणें या ध्यान दीजिएगा उसे हम क्या कहेंगे? अवरक्त किरणें या विकिरणें कहते हैं। इसका उपयोग पौधघरों में पौध को गर्म रखने में, युद्ध के समय, दिन में कोहरे व धुंध को पार देखने में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर के मध्य होती है। ठीक है ना। दृश्य विकिरण की बात करेंगे तो ऐसी विकिरण जिसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका उपयोग अणुओं की संरचना, परमाणु के मध्य बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच होता है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। पराबैंगनी विकिरण की बात करेंगे तो ऐसी विकिरण जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है इसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। इसका उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, अंगुलियों के निशान का पता लगाने में, खाने वाली वस्तुओं की संरक्षण में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर के मध्य होती है। ठीक है ना। चलिए एक्स किरणों की बात करेंगे तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है उसे यक्ष किरणें कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻8 मीटर से 10⁻13 मीटर के बीच होती है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता। गामा किरणों की बात करेंगे तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होती है इसे गामा किरणें कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना के संपर्क में सूचना देने में किया जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर से अधिक होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर था आपके लिए, थोड़ा रिवीजन के तौर पर हमने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।